स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। एक्चुअली क्या है, आप सबको याद होगा 2020 में जब कोविड का इम्पैक्ट आया था, जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रही थी, तो यहां पर ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को गिराकर 4% कर दिया और लगभग 2 साल तक जो रेपो रेट है वो लगभग 4% ही रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट खत्म होता है 2022 में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ने लग गया था। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा था और आप सबको पता ही है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती है, रेपो रेट को ऊपर करना स्टार्ट कर देती है और दुनिया भर में जो रेट है वो ऊपर जा रहे थे और इसी की वजह से फाइनली 2023 आते आते यहां पर जो रेपो रेट है वो पहुंच गया 6.5%। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी 2 साल के बाद अगर आप देखोगे 2025 में यहां पर ग्रोथ को लेकर अब चिंता हो रही है। आपने देखा होगा जो लास्ट Q3 का यहां पर आंकड़ा सामने आया जो 5.4% था, जीडीपी ग्रोथ रेट काफी कम था। तो अब यहां पर कोशिश होगी कि ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए और इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसके हेड है आरबीआई गवर्नर और नए आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं, संजीव मल्होत्रा जी। उनका जो पहला एमपीसी था उसी के अंदर यहां पर जो रेपो रेट है इसमें 0.25% की गिरावट की गई, मतलब 6.5% से गिराकर अभी इसको कर दिया गया है 6.25%। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका जो ईएमआई है, जो भी आपने लोन लिया है, चाहे वो होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, फिर जो भी चीज है वहां पर आपका रेट ईएमआई जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भले ही आरबीआई ने रेट कट किया है उसके बावजूद भी आपका जो ईएमआई है वो कम नहीं हो रहा है, मतलब जो लोन का रेट है वो कम नहीं हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। मतलब आरबीआई एक तरह से, हम कहते हैं ना, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसके अंदर थियरी क्या कहती है कि जब रेपो रेट कम होगा तो यहां पर अल्टीमेटली जो बैंक्स हैं वो आपको पास ऑन कर देंगे। यहां पर जो रेट है वो आपको कम देना होगा, ईएमआई कम लगेगी आपकी, जिससे आपके पास इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है। मैं आपको समझाता हूं। रिसेंटली क्या था ना, जो यूको बैंक, आप सबको पता होगा, अगर आप कंपेयर करोगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब बड़े बैंक हैं, उसके मुकाबले यूको बैंक एक छोटा बैंक है। लेकिन यूको बैंक का जो डिसीजन था कई लोगों को शॉक दे दिया। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखिए 8 फरवरी को अभी एमपीसी की यहां पर बैठक का जो फाइनल रिजल्ट है वो सामने आया, जिसके अंदर आरबीआई ने 0.25% का रेट कट किया। जो रेपो रेट होता है उसमें 6.5% से गिराकर इसको कर दिया 6.25%। लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन के बाद 10 फरवरी को आप देख सकते हो यहां पर यूको बैंक ने क्या किया, अपना जो लोन का रेट है MCLR, इसमें 0.05% की बढ़ोतरी कर दी, 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। मतलब एक तरफ आरबीआई रेट कम करना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक हैं वो यहां पर जो रेट है वो एक्चुअल में हाई कर रहे हैं। तो इसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यूको में ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इकलौता बैंक है, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और भी कई बैंक हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत जल्द जो रेट है, जो लोन का रेट होता है, उसको बढ़ाने वाले हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए यहां पर क्या है ना, हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई भी इस चीज को लेकर बड़ी परेशान है। कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो इसी चीज को लेकर डिबेट चलता रहता है कि आरबीआई चाहती है कि यहां पर रेट कम किया जाए, लेकिन जो बैंक हैं वो रेट कम नहीं करते हैं। अभी मान लीजिए अगर सपोज आरबीआई 1% की गिरावट कर दे, मान लीजिए 6.5% की बजाय जो रेपो रेट है अगर अचानक से इसको 5.5% कर देती, उसके बावजूद भी जो बैंक्स हैं वो यहां पर रेट कम नहीं करते। तो इसी की वजह से सेंट्रल बैंक आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से कोशिश कर रही है कि ये जो ट्रांसमिशन है उसको कैसे पास ऑन किया जाएगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर आता है दोस्तों कि आखिरकार ये जो बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर वो रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें आपको थोड़ा 1-2 चीज समझना होगा, तभी आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। मैं आपको रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह में, इंडियन इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सिंपल सा आप थियरी पढ़ते हैं कि यहां पर रेपो रेट कम होगा तो अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट है वो बैंक्स आपको पास ऑन करेंगे और आपका भी जो लोन का रेट है ईएमआई वो कम होना चाहिए। देखो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो बैंक्स होते हैं ना वो रेट तभी कम करेंगे जब उनका जो कॉस्ट है वो कम होगा।
मेरे कहने का मतलब यह है कि बैंक्स क्या है एक्चुअल में, बैंक्स के पास पैसा आता है, डिपॉजिट आता है, तो उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक्स क्या करती हैं, आपको इंटरेस्ट पे करती हैं। अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बैंक्स इंटरेस्ट पे कर रही हैं आपको वो ज़्यादा है, तो क्या आपको यहां पर जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट कम करेगी? नहीं करेगी ना। जब आपको यहां पर डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, जब आपको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो लोन पर भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ऐसा तो है नहीं कि मान लो आपको डिपॉजिट पर बैंक देगी 7% और आपको लोन का जो इंटरेस्ट रेट लगाएगी वो 6% लगाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, राइट? वो तो बैंक लॉस में चली जाएगी। हमेशा लोन का जो रेट है वो ज्यादा ही होगा आपको, जो भी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन देखिए यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट सिंपल अर्थ में क्या होता है, वो रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। मतलब रेपो रेट मान लो इस समय 6.25% है। मतलब हमारे देश में जो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो यहां पर आरबीआई से 6.25% के इंटरेस्ट रेट पर बोरो कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बोरोइंग है ना, जो बैंक्स करते हैं, वो बहुत कम अमाउंट होता है। जी हाँ, क्योंकि ये बोरोइंग्स कैसे किया जाता है, ये जो बोरोइंग्स होता है बेसिकली इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है, जिसके अंदर रेपो रेट आता है। आई एम श्योर ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या है कि बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो बैंकों ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर रखा है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी पर रखते हैं एक तरह से आरबीआई के पास, और उसके बेसिस पर यहां पर उनको पैसा मिलता है, बोरो मिलता है, बोरोइंग के लिए मिलता है, राइट? तो बैंक्स जो आरबीआई से बोरो करते हैं वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत कम होता है। ज्यादातर बैंकों के पास पैसा कहां से आता है, वो डिपॉजिट के फॉर्म में आता है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर बैंक्स आपको डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जो लोन है उसके ऊपर भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, ये बेसिकली यूको बैंक का ही है। मतलब जो टर्म डिपॉजिट होता है ना, फिक्स डिपॉजिट होता है, मान लीजिए अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो तो यहां पर आपको लगभग 6.6% का रिटर्न आता है, राइट? इतना आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर इसके अलावा मान लीजिए 2 साल से 3 साल के बीच का अगर आप डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो यहां पर अगेन आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर आपको 7% से ज्यादा का यील्ड मिलेगा, मतलब रिटर्न मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो यहां पर अब सपोज मैं कहता हूं कि 7% यूको बैंक आपको डिपॉजिट पर दे रहा है, राइट? लेकिन रेपो रेट कितना है? रेपो रेट तो यहां पर मैंने आपको बताया इस समय 6.25% हो गया है। तो क्या बैंक को एक प्रकार से क्या 6.25% पर बोरोइंग मिल रही है? नहीं, एक्चुअल में बोरोइंग कितने पे मिल रही है? 7% पर मिल रही है। अगर हम इस फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर बैंक के लिए कॉस्ट कितना हो गया? कम से कम 7% हो गया। तो यहां पर जो लोन देगी यूको बैंक, वो डेफिनेटली 2-3% का अपना बेनिफिट देखेगी। तो हो सकता है 9.5% पर लोन देगी आपको, या फिर 10% पर लोन देगी, उससे कम में थोड़ी देगी। अगर उससे कम में देगी तो उतना तो उसका पूरा लॉस में चला जाएगा, बैंक ही डूब जाएगा एक प्रकार से। तो यही चीज है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आपके मन में आना चाहिए कि बैंक्स जो हैं वो आपको डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? बैंक्स ये जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है वो कम भी तो कर सकते हैं, उसको 6% कर सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, इस समय अगर आप देखोगे इकोनॉमी में, यहां पर जो मनी की अवेलेबिलिटी है, मनी सप्लाई है, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उसमें लिक्विडिटी में कमी आ रखी है। देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है इस समय। और इसकी वजह से क्या होगा, मान लो मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी के अंदर, हर एक बैंक क्या चाहता है कि उसके पास ज़्यादा डिपॉजिट आए, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तभी तो वो यहाँ पर लोन पर दे पाएगा, लोन उधार दे पाएगा। हर एक बैंक अक्सर आप देखते होगे, किसी बैंक में अगर आप जाओ और आप कहो कि 1 करोड़ रुपए आपके पास रखा है, बहुत अच्छे से आपको स्वागत करेगा, पिज़्ज़ा खिलाएगा, चाय पिलाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक्स को ज़रूरत है पैसे की। तो यहां पर हर एक बैंक क्या करती है, आपको लुभाने की कोशिश करती है कि देखिए सर, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस बैंक से आपको 0.1% ज्यादा हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो आप उस बैंक के अंदर पैसा जमा करिए। तो ये एक प्रकार की होड़ मच जाती है। तो क्योंकि मनी सप्लाई कम है, अगर मनी सप्लाई सपोज ज्यादा होता तो बैंक आपसे पूछता भी नहीं, डिपॉजिट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, राइट? तो यही प्रॉब्लम है कि यहां पर आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी की कमी है इकोनॉमी के अंदर। एंड अगेन यहां पर एक चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि
आरबीआई इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। जी हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई इस लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करती है, मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी का क्रिएशन, मनी की सप्लाई कैसे कम ज़्यादा करती है। बेसिकली दो मेन तरीके होते हैं, तरीके तो वैसे बहुत हो सकते हैं लेकिन दो मेजर तरीके होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग, और दूसरा होता है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ना, जिसके अंदर डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसके माध्यम से। अब पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो आरबीआई क्या चाह रहा था कि यहां पर जो रेट्स हैं वो हाई रखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन से लड़ रही थी आरबीआई। पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी के अंदर ज्यादा था, तो आरबीआई ये चाहती थी कि लोग डिमांड कम करें। अब डिमांड कम कैसे करेंगे, जब इकोनॉमी के अंदर यहां पर मनी की जो सप्लाई है, जो लिक्विडिटी है, उसको कम कर दी जाएगी। और इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, यहां पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है, मान लो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो आरबीआई बेच रही है इकोनॉमी के अंदर, और बैंक्स खरीद रहे हैं, और पैसा किसको जा रहा है, पैसा आरबीआई के पास आ रहा है। मतलब ये जो पैसा था इकोनॉमी के अंदर वो चला गया आरबीआई के पास, और इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो गई। मतलब जो मनी था इकोनॉमी में उसकी सप्लाई एक तरह से कमी हो गई। तो एक तो ये कारण। फिर दूसरा, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह पर शेयर्स वगैरह बेचकर बाहर जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डॉलर ले जा रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब वो डॉलर वापस ले जा रहे हैं अपने देश, मान लो अमेरिका को कोई इन्वेस्टर था, उसने 2 साल पहले निवेश किया था, लेकिन अब वो शेयर्स बेच के वापस ले जाना चाहता है, तो उसको तो डॉलर चाहिए। तो हमारे देश से तो डॉलर जा रहा है ना, इकोनॉमी में से तो डॉलर निकल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है, इंडियन रूपी के ऊपर आ रहा है। और इंडियन रूपी बहुत ज्यादा ना गिरे, वैसे तो ऑलरेडी इंडियन रूपी अगर आप देखोगे तो 86 87 के ऊपर चला गया है, काफी ज्यादा नीचे गया है, लेकिन उसको फर्दर नीचे ना जाए, आरबीआई क्या कर रही है कि डॉलर को मार्केट में बेच रही है। जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना, वहां से डॉलर मार्केट में उतार रही है, बेच रही है, और उसके एवज में क्या ले रही है, जो रुपी है। क्योंकि मान लो अगर आरबीआई ने 100 रुपया बेचा अपने में से, उसके पास जो रिजर्व रखा हुआ था उसमें से $100 मान लो बेच दिया, तो $100 के एवज में आरबीआई को कितना मिलेगा, 8600 रुपीज, 8500, 8600, जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, अगेन इकोनॉमी में से रुपी क्या हुआ, आरबीआई के पास चला गया। तो इसकी वजह से अगेन क्या प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी की कमी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी लिक्विडिटी को एड्रेस करने के लिए आपको याद होगा इसके पिछले वाला जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसके अंदर जब शक्तिकांता दास, आपको याद होगा, उन्होंने अपना लास्ट जो पॉलिसी था उसको रेड किया था, तो उसमें यहां पर उन्होंने क्या किया, जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उसमें यहां पर कमी ला दी। अब कैश रिजर्व रेशियो से क्या होता है कि यहां पर जो बैंकों के पास पैसा है वो रिलीज हो जाता है। बैंक, सीआरआर क्या है, बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता है उसका कुछ हिस्सा उनको आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में जमा करना होता है। तो आरबीआई ने इस तरीके से क्या किया, इकोनॉमी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए जो है रिलीज कर दिए। तो एक तो इससे एड्रेस हो गया मामला। फिर दूसरा, यहां पर आरबीआई क्या कर रही है, पिछले कुछ समय से जो बॉन्ड्स है उसको यहां पर बाइंग कर रही है, मतलब बॉन्ड्स की बाइंग बढ़ा दी है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड्स हैं वो लगातार आरबीआई जो है परचेस कर रही है। अब परचेस करने से क्या होगा, जब आरबीआई बॉन्ड्स को वापस परचेस करेगी तो वो रुपए को रिलीज कर देगी। तो आरबीआई क्या चाह रही है कि इकोनॉमी के अंदर जो वापस से रुपी का सप्लाई है वो बढ़ जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए। तो क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि ये लोन रेट कब कम होगा। तो देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे करके इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, रुपी की सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, बैंक्स को बार बार आपसे डिपॉजिट मांगना नहीं पड़ेगा। यहां पर आराम से फिर बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो डिपॉजिट रेट है उसमें कमी ला सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, यूको बैंक का जो डिपॉजिट रेट है, मान लो ये 7% है, वो गिरकर हो सकता है 6% पर आ जाए। तो जब ये कम होगा ना, तभी जाकर जो आपका लोन रेट है, जो ईएमआई वगैरह है, वो तभी कम हो पाएगा। अब वो देखना है कि अगले 2 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, साल भर में होगा, उसके पीछे आरबीआई लगी रहती है। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में, ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा अगर आप मिस किए हो तो एक बार वापस से ठंडे दिमाग से समझना, आसानी से ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डायरेक्टली लीड टू मॉनेटरी एक्सपेंशन। ये तीनों चीज में से क्या होगा, मतलब इनमें से किस चीज की वजह से इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ती है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ।
दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।